तो नाउ टुडे स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय जो आपकी ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का बेसिक फीचर इंडियन ज्योग्राफी का है, और जो भारत का जो एक्सटेंट है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो किस तरह से है, कितना विस्तार इसका है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली करेंगे, ठीक है। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो अगर हम मैप में देखें तो कुछ इस तरह का भारत का पूरा मैप हमें दिखता है, ठीक है। तो अगर इसके हम नॉर्थ एंड साउथ की बात करें, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आपका इसका साउथ पोल है, ये इसका आपका ईस्टर्न पोल है, इधर आपका वेस्टर्न पोल है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिए नॉर्थ एंड साउथ की अगर बात करें, तो नॉर्थ में ये 37 डिग्री 6 मिनट पे एग्जिस्ट करता है, लास्ट पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज हेयर इन काराकोरम रेंजेस, ठीक है, दैट इज इंदिरा कोल, ठीक है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ जैसे कहीं समवट इधर जैसे आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा कोल पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम इसको, इंदिरा इंदिरा कोल पॉइंट से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि उत्तर भारत का सबसे आखिरी छोर या सबसे आखिरी पॉइंट है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 57, इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा मैं, ठीक है। दैट इज 5764 मीटर की हाइट पे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सियाचिन देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ, यहाँ पे ये जो ये पॉइंट है, इंदिरा कोल पॉइंट है, ये कहाँ पे है, आप इसको इस तरह से 5764 मीटर की जो हाइट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपकी जो माइक रहेगा स्टूडेंट, तो वो क्या करना है, आपने म्यूट रखना सभी ने। पिंडल साहब। हाँ जी, म्यूट रखना सभी ने, है ना। यू मस्ट हैव टू म्यूट योर सेल्फ। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपको कि जो ये इंदिरा कोल पॉइंट है, दैट एग्जिस्ट इन दी सियाचिन मुस्तक पार्ट में ये एग्जिस्ट करता है। और इसका जो अगर यहाँ पे रेंज की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो रेंज आती है हमारी, दैट इज काराकोरम रेंज। कौन सी रेंज आती है, काराकोरम रेंज आती है, ठीक है। तो ये याद रखना, काराकोरम रेंज, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, इंदिरा कोल का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फिर हम साउथ की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो साउथ में कन्याकुमारी जो हमारा लैंड बॉर्डर पे है, तो दैट इज कन्याकुमारी, यहाँ पे लास्ट पॉइंट है। क्या है, कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट है। और इस पॉइंट का नाम है केप कॉमरिन, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, केप कॉमरिन, कोमोरिन, ठीक है। और ये आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, मेनलैंड, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट के नाम से आप इसको बोल सकते हैं। और इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे इंदिरा कोल बताया है, ठीक है, जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन लैंड, तो इसका जो लास्ट पॉइंट आता है दैट इज इंदिरा पॉइंट, साउथ में इंदिरा पॉइंट लास्ट है, आखिरी छोर पॉइंट भी आता है, ठीक है। बट इसके बाद हम यहाँ पे आगे जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ हमने देख लिया, अब ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अगर आप इसकी ईस्ट में बात करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, दैट इज किबिथु। क्या पॉइंट आता है, किबिथु, KIBITHU, किबिथु पॉइंट आता है, दैट एग्जिस्ट एट हेयर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है किबिथु, ठीक है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर हम वापस आएंगे वेस्टर्न वाले पोर्शन पे, ठीक है। अभी हम डायरेक्शन ही देख रहे हैं, इंडिया का एक्सटेंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप रन ऑफ कच्छ, ठीक है, जो कच्छ आपका यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है वेस्टर्न में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, दैट एग्जिस्ट एट 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। तो ये कच्छ में आएगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया और लॉन्गिट्यूडनल हो गया। अब आपको मालूम पड़ गया कि जो ये वाला डायरेक्शन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लैटिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा आपका ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डायरेक्शन। इसके बाद हम फर्दर मूव ऑन करेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, यहाँ पे फर्दर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ये रहेगी कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दैट गोज विद स्ट्रेट लाइन, दैट इज 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ, passes almost through the middle of India, affecting its climate and vegetation। अब यहाँ से ये इस तरह से जाती है, ये जो हमारे पास है, ये क्या हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्य कौन कौन से, इसमें एक गुजरात हो गया, या आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या झारखंड हो गया, और आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया,
ठीक है। इधर ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन क्या आता है, त्रिपुरा का आता है। और ये वाली जो स्टेट है ये है आपकी मिजोरम। तो इस तरह से कुल कितने राज्य हुए, 8 राज्य हुए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो हमारी कर्क रेखा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। या कई बार ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें से कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है, मतलब नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी और डी। तो इसमें चार चार के ग्रुप में बांटे होते हैं ये नाम, ठीक है, चार 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 चार, ठीक है। तो इसमें एक एक ऑप्शन तो करेक्ट सीक्वेंस में दिया होगा, बट ये 3 ऑप्शन में कुछ ऐसे राज्यों के जैसे यहाँ पे राजस्थान दिया होगा या उत्तर प्रदेश दिया होगा, ठीक है, या आपका यहाँ से कोई हिमाचल या पंजाब या उत्तराखंड, इस तरह से कुछ भी अदर राज्यों के नाम इसमें इंक्लूड रहेंगे, तो वो ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। जो राइट होगा, मतलब कि इन 8 में से जिन 4 नाम होके दिए हुए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑन मूव करेंगे दैट इंडिया का टाइम जोन। जो टाइम जोन की की जाती है, तो टाइम जोन डिफरेंसेस ऑफ नियरली 2 आवर्स, ठीक है, ये याद रखना आपने, 2 घंटे का डिफरेंसेस आ जाता है। इसके ऊपर सवाल भी आया था यूपीएससी में कि जो ये टाइम डिफरेंशियल जोन है पूर्व और पश्चिम का, तो क्या हमें पूर्व के लिए अलग से एक टाइम जोन बना देना चाहिए, क्योंकि ये 2 घंटा हमारे से डिफरेंट है, ठीक है, 2 आवर्स डिफरेंट है, फ्रॉम ईस्ट मोस्ट अरुणाचल प्रदेश टू वेस्टर्न मोस्ट गुजरात रीजन, बट फॉलोज वन स्टैंडर्ड टाइम जो कि आईएसटी है, ठीक है, दैट इज 5:30, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करता है। तो इसके ऊपर डिबेट थी कि क्या एक अलग से आईएसटी इसके लिए देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो डिफरेंट टाइम जोन में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इंडिया इज located close to the equator of the south and leading to the tropical climatic condition, while the north experiences temperate influence due to the Himalayas। तो ये आपको पता है कि जो हिमालय जो इंडिया एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड मैप में, अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो ये इस तरह से करता है, और यहाँ से जो आपकी इक्वेटर जाती है वो यहाँ से जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये बिल्कुल इसके इक्वेटर के नियर बाय है। तो इसका कुछ पार्ट क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा साउदर्न मोस्ट पार्ट है तो वो काफी ज्यादा हॉट टेम्परेचर का रहता है, और बाकी जो हिमालयाज है वो कोल्ड डेजर्ट भी है। तो इस तरह से ये दोनों टेम्परेचर को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है, क्वेश्चन है समझने में, तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दैट इज डेमोग्राफिक्स एंड जियोग्राफिकल साइज ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिकल साइज ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो दैट एरिया एग्जिस्ट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या है, ये जो टोटल एरिया मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि भाई इसका टोटल एरिया कितना, 32,87,600 समथिंग है, मतलब कि ये लगभग लगभग 600 समथिंग है, ठीक है। तो इसको आप ही लेके चलिए, ठीक है, बट आपको इतना याद रखना कि 32,8700 समथिंग है, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड मैप में ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखिए अगर वर्ल्ड में, तो ये 7th नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे आता है ये, 7th। इससे बड़े 6 अन्य राज्य भी है, मतलब कि स्टेट्स, स्टेट का मतलब मेरा कंट्री, ठीक है। यहाँ पे 6 बड़े और देश है। अगर पॉपुलेशन की बात करें 2023 के एस्टिमेट के हिसाब से, तो 142.86 करोड़ यहाँ की टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है, और जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है। यानी कि अब भारत क्या है, भारत सबसे हैवी पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है। और इस हैवी पॉपुलेशन के वजह से भारत में बहुत सारी समस्या भी है, ठीक है। और एक तरह से यहाँ पे जो अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो यंग पॉपुलेशन हमारी भारत की जो 35 एज से भी नीचे की है, वो लगभग लगभग आपकी कितनी है, 60 और 65% पॉपुलेशन भारत की 35 ईयर्स एज से नीचे की है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों क्या है कि एक तरफ जहां पे हम यंग माइंड है, यंग पॉपुलेशन है हमारे पास, तो यहाँ से एक तरफ तो हमारे लिए ये रिसोर्स की तरह काम कर रही है, मतलब कि हम इनका यूज एज अ चीप लेबर में यूज कर सकते हैं। हमारे पास यंग लेबर है, लेबर वर्क ज्यादा हमें यहाँ चीपली मिल सकता है कॉम्पिटेटिवनेस की वजह से। बट यहाँ दूसरी जगह ये बर्डन भी है, क्योंकि इनकी एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारे जो फैक्टर्स है, तो ये सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए बर्डन का काम करते हैं। और अगर हमें एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रॉपरली मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉवर्टी वाइड स्प्रेड होती रहती है, ठीक है। तो जो पॉवर्टी का रेशो है वो अभी तक हम करेक्ट नहीं कर पाए। हमने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, टारगेट सेट किए कि हम जो पॉवर्टी है, जीरो पॉवर्टी को हम अचीव करेंगे, ठीक है। अगर आप पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी के लिए हमने पहले मल्टी डायमेंशनल गोल्स सेट किए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो उसका भी एक जो पार्ट है, पॉवर्टी इज द मेजर कंसर्न ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट वी विल मूव विद द डेंसिटी की अगर बात करें तो दैट इज 464 पर्सन पर स्क्वायर
किलोमीटर, यानी कि 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इसकी डेंसिटी की बात आती है। फिर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में जो अर्बन यानी कि शहर में 35% पॉपुलेशन रहती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 65% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। यानी कि जो हमारा देश है अभी भी कैसा देश है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला देश है, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। देन आता है मेजर रेशियल ग्रुप्स। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेजर है आर्यंस है, द्रविडियन है, मंगोलाइड्स है या एस्ट्रोलाइड्स है। ठीक है, तो ये चार मेजर ग्रुप्स हैं, रेशियल ग्रुप्स। अगर हम रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो हिंदू, यहाँ पे हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 70 to 80% है। यहाँ पे लगभग हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिली, मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदू की रहेगी। इस्लाम यहाँ पे 14% है। क्रिश्चियनिटी 2 से 2.5% के आसपास देखने को मिलेगी। सिखिज्म आपके यहाँ पे 1.7% से या समवट 2% के आसपास देखने को मिलेगा। बुद्धिज्म 0.7% है। जैनिज्म 0.4% है। बाकी इसके अलावा बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको आप देखेंगे तो ये जो जितना भी आपको हाई लैंड एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है मेजरली। ठीक है, जो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जहाँ पे पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी की है, तो डिफरेंट आपको यहाँ पे पैरामीटर्स दिखाए गए हैं कि भाई जो आपकी पॉपुलेशन है वो कहाँ पे किस तरह से इंक्रीज हो रही है। एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो भारत में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। यानी कि 22 हमारे पास यहाँ पे क्या है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। ठीक है, ओवर 120 मेजर लैंग्वेजेस है एंड मोर देन 1600 डायलेक्ट्स है। यानी कि भारत की अगर आप बात करें तो हर 5 किलोमीटर के बाद यहाँ पे जो भाषा का जो डायलेक्ट है, यानी कि जो लैंग्वेज का बोलने का तरीका है, वो कुछ चेंज हो जाता है समवट। हम यहाँ पे चेंजेस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हम बात करें तो इसमें हम मीडियम कैटेगरीज में विद इंप्रूविंग लिटरेसी एंड हेल्थ केयर एक्सेस। देन फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। वैसे तो आपको पता है, पॉलिटी में हमने पढ़ा था कि भाई जो भारत है वो कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इनका मतलब क्या है कि हमारे देश के ऊपर किसी अन्य देश का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। हम अपने आंतरिक और मतलब कि बाहरी राज्यों के साथ, या मतलब कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में जो भी कोई हमने देश के हित में डिसीजन लेना है, उसके लिए हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली ऑल वेज से हम फ्री है। ठीक है, तो हम अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, सोवरेन तरीके से ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ द कंट्री की, तो स्टेट और यूनियन दो फीचर से हमने अपने देश को बनाया है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास 28 राज्य है और 8 हमारे पास यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, और सभी तरह के जितने भी हमारे पास यहाँ पे टोटल स्टेट्स है, वहां पे अपनी एक सरकार है, गवर्नमेंट है। एंड वाइल यूनियन टेरिटरी आर डायरेक्टली गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो हमारे पास सरकार का व्यवसायिक ढांचा है वो किस तरह से चलता है, यहाँ की जो सरकार है, सरकारी कामकाज है वो किस तरह से किया जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 टायर सिस्टम को फॉलो किया है, जिसमें कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो 3 लेयर्स है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। और इसके जो हेड है, कंट्री का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, सेंटर में। बट अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। गवर्नर क्या होगा हमारे पास, सॉरी, जो चीफ मिनिस्टर है आपका चीफ मिनिस्टर हमारा आपका एग्जीक्यूटिव हेड होगा। ठीक है, कैसे होगा, एग्जीक्यूटिव हेड होगा। और गवर्नर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। गवर्नर क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेजिस्लेटिव डिवीजन की बात करें तो बाई कैमरल पार्लियामेंट देखने को मिलता है आपको। द्विसदनात्मक जो संसदीय प्रणाली है उसमें लोकसभा और राज्यसभा आपको देखने को मिलता है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट में भी हमारे पास या तो कुछ राज्य, मैक्सिमम राज्यों में तो हमारे पास सिंगल देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, या तो हम उसको क्या कहते हैं, विधानसभा। या कई जगह में बाइकैमरल देखने को मिलता है, तो वहां पर दूसरा जो होगा हमारे पास दैट इज विधान परिषद। दूसरा क्या होगा हमारे पास, विधान परिषद। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जुडिशियल सिस्टम की बात करें भारत की, तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, मेजर पॉइंट आता है वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये समझने वाली बात है, इसको ऐसे डिटेल में तब करेंगे जब हम रिवर सिस्टम को समझेंगे। बट अभी इसका ये आज की जो लेक्चर है इसमें एक ओवरव्यू है। मेजर हमारे पास 3 रिवर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें कि पहला हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इंडस रिवर सिस्टम मिलता है, दूसरा गंगा रिवर सिस्टम है, तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो मेजरली यहाँ पर जो ये इंडस है, इंडस में सारी जितनी भी आपकी चाहे आपकी सतलुज है, चिनाब है, झेलम है, ठीक है, ये सब रिवर्स कहाँ पे मिलेगी, इंडस रिवर में। इंडस रिवर से आगे फ्लो करेगी यहाँ से आगे। फिर गंगा है। ठीक है, ये सारी चीज जो इंडस रिवर सिस्टम है ये नॉर्दर्न का है। ठीक है, साउदर्न का हमारे पास ये वाला देखिएगा, प्लेट्यू। ठीक है, इधर पेनिसुलर जो रिवर सिस्टम है वो आपको यहाँ से नीचे को देखने को मिलेगा, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, एम आई ऑडिबल एंड
आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? यू कैन कमेंट योर व्यूज, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे, इसमें मेजर रिवर सिस्टम है, हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर बात करें तो ये सदाबहार है, ठीक है। सदाबहार का मतलब, पेरेनियल का मतलब क्या होता है कि जो आ, पूरे वर्ष भर यानी कि 12 महीने ये बहती है। एंड स्नो फेड है, यानी कि ये बर्फ से जो आपके मैक्सिमम जो रिवर है दैट इज स्नो फेड है, ठीक है। जो ग्लेशियर है हमारे बड़े बड़े, वहां से ये निकलती है, ठीक है। दैट आर फेडिंग ऑल द रिवर सिस्टम, गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, ये मेजर रिवर सिस्टम है। फिर आता पेनिसुलर रिवर सिस्टम है, रेन फेड है, सीजनल है, मतलब ये ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करती है? वर्षा के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ ऐसी नदियां इसमें जिसका जल स्तर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है अगर इसमें समय पे बारिशें ना आए। तो इसमें मेजर हमारे पास जो रहेगी रिवर, दैट इज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और महानदी। ये हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास पेनिसुलर है। पेनिसुलर का मतलब है जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, नॉर्दर्न वाला पोर्शन है, वहां पर बोलेंगे आपको हिमालयन रिवर। तो कई बार पूछने के क्वेश्चन भी पूछते हैं यहाँ से कि इसका एक मिक्सचर सा दे देंगे। मान लो कि आपके पास ये क्वेश्चन कैसा दे देंगे आपको, क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेगा कि निम्न में से आप हमें हिमालयन रिवर सिस्टम बताए, तो उसमें ऑप्शन होगा आपके पास गंगा, गोदावरी, कावेरी और इंडस। तो आपको बताना है तो कौन सी आएगी आपकी? हिमालयन, हिमालयन आएगी आपके पास ये वाली। अगर पूछा आपसे पेनिसुलर तो आएगी आपके पास ये वाली, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लेक्स इन इंडिया। मेजर जो लेक है, ठीक है, लेक, लेक का मतलब क्या होता है हिंदी में? झील। तो इसमें आगे आपके पास आएगा फ्रेश वाटर लेक्स है, सॉल्ट वाटर लेक्स है। फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें तो इसमें डल लेक, जो कि आपकी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि डल लेक कहाँ पे है। ये JNK में है। बुरा लेक भी JNK में है। और लोक तक इसको जो झील है ये आपकी कहाँ पे देखने को मिलेगी? मणिपुर में देखने को मिलेगी। सॉल्ट वाटर लेक है, ये सांभर लेक है राजस्थान में, और चिल्का लेक है उड़ीसा में। तो ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो लेक वाला क्वेश्चन है इसको आपने याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना आपने, ठीक है। फिर आपके पास आता है सी पॉइंट, दैट इज कोस्टल वाटर्स एंड सी। क्या आता है हमारे पास? कोस्टल वाटर एंड सी। यहाँ पे आपको दिखेगा वेस्टर्न कोस्ट में आपका अरेबियन सी देखने को मिलता है आपको, अरेबियन सी ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वेस्टर्न है ना। फिर ईस्टर्न कोस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है ये पूरा, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसको मैप को नीचे करके देख ले, ठीक है। फिर साउदर्न बाउंड्री में इंडियन ओशन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? इंडियन ओशन है। ये अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 3 पॉइंट। उसके बाद आता है इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,516 किलोमीटर। तो हमारी जो कोस्ट लाइन पूछा जाएगा आपसे वो टोटल कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। विच इन्फ्लुएंसेस मॉनसून, ट्रेड एंड मैरिन बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन सेकेंड सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, कि जो भारत है वो इंटरनेशनली किन किन राज्यों के साथ कनेक्टेड है। तो ये तो आपको देखो मैप से वैसे ही क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। बट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी लैंड लॉक स्टेट्स डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री। यानी कि ये सब चीजें तो सब पढ़ते हैं कि भाई पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ठीक है, नेपाल, भूटान, ये सब लोग पढ़ लेंगे। पर पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे, ये चीज नहीं पढ़ेंगे कि हम हमारा जो लैंड लॉक्ड एरिया है वैसे कितने राज्य है जो कि विदेशों के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करते। तो इसमें आपके पास ये वाले एरिया आ गए यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा आ जाएगा, पूरा का पूरा आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। और ये आपका इधर को जो झारखंड है, ये ऐसे राज्य है ना। तो ये वाटर बॉडीज के साथ बॉर्डर शेयर करते और ना ये इंटरनेशनल किसी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे तो गुजरात का यहाँ पे वाटर बॉडी के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा था, महाराष्ट्र का हो रहा है, ठीक है, कर्नाटका का हो रहा है, केरला का हो रहा है, तमिलनाडु का हो रहा है, आंध्र प्रदेश का हो रहा है, उड़ीसा का हो रहा है, वेस्ट बंगाल का हो रहा है ना। तो इस तरह से इधर का भी हो रहा है, ठीक है। ये बांग्लादेश के साथ हो रहे हैं ये सारे बॉर्डर शेयर, ठीक है। और इधर फिर इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल, तो इधर को कोई कंट्री है नहीं है, लैंडलॉक की पूछी बात, ठीक है। फिर ये बाकी कंट्री है, जैसे उत्तर प्रदेश है नेपाल के साथ कर रहा है, बिहार भी नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये सिक्किम आपका भूटान और नेपाल के साथ शेयर कर रहा है बॉर्डर। तो इस तरह से आपके पास एक नया क्वेश्चन यहाँ से जो तैयार हो सकता है प्यारे बच्चों, वो ये है कि लैंड लॉक्ड जो हमारे स्टेट्स है, ऐसे कितने स्टेट है हमारे पास जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो कितने राज्य आए आपके पास ऐसे? आपके पास आया, पहला आया हरियाणा, ठीक है। दूसरा कौन सा आया आपके पास? उसके बाद आया आपके पास यहाँ पे मध्य प्रदेश, तीसरा आया छत्तीसगढ़, चौथा आया तेलंगाना, और पांचवा आपका झारखंड। तो ये 5 मेजर है, ठीक है। बट जो शेयर करते हैं बॉर्डर, दैट आर 7 कंट्रीज एंड हैज मैरीटाइम बाउंड्रीज। तो पाकिस्तान है, वेस्टर्न बॉर्डर रेड क्लिफ लाइंस,
भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार पूछा गया कि कौन सी लाइन खींची गई, कौन सी रेखा खींची गई है, तो दैट इज रेड क्लिफ लाइन है। और भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा दो भागों में बांटती है, तो दैट इज रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास चाइना। ठीक है, चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है दैट इज 3488 किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 3488 किलोमीटर है। और नॉर्दर्न बॉर्डर है ये मैकमोहन लाइन और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LAC का मतलब क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हमारे पास है बॉर्डर लाइन है। उसके बाद नेपाल की बात आती है। ठीक है, 1751 किलोमीटर है, ओपन बॉर्डर है। ठीक है, और उसके बाद आता है भूटान के साथ है। भूटान के साथ, क्योंकि इसके साथ ओपन बॉर्डर का मतलब है कि कोई लाइन नहीं है। ठीक है, सो भूटान है 699 किलोमीटर, इसके साथ हम बॉर्डर साझा करते हैं, और हिमालयन बॉर्डर है ये। ठीक है, और इसके बाद आता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर है, लार्जेस्ट शेयर्ड बॉर्डर है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है वो कौन से राज्यों कौन से देश के साथ शेयर करता है, तो दैट इज बांग्लादेश। म्यांमार है, 1643 किलोमीटर है, ईस्टर्न बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ हम सबसे छोटा, ठीक है, 106 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं, ओनली इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, दैट इज गिलगिट बाल्टिस्तान। उसके बाद आता है इंडियाज बाउंड्री डिस्प्यूट इंक्लूड, मतलब कि जो भारत का बाउंड्री डिस्प्यूट्स है दूसरे राज्यों के साथ, वो क्या किन किन कंट्री के साथ है। जैसे पाकिस्तान के साथ है जम्मू कश्मीर इशू, बिग इशू है। चाइना के साथ हमारे पास है अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, दो जगह बहुत आपने देखा होगा ऑलवेज कंट्रोवर्सी चली रहती है चाइना और इंडिया के बीच। बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये बॉर्डर जो हमने लैंड डिस्प्यूट था इसको हमने रिकवर कर लिया 2015 में, रिजॉल्व थ्रू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015। ठीक है, इंडिया हैज मैरीटाइम बाउंड्री विद श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया एंड द इंडियन इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपने। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास कि भाई हमने जो पढ़ा है मोटे मोटे तौर से इंडिया है क्या है। ठीक है, इंडिया का एक ओवरव्यू अगर आप इसको नटशेल में बताना चाहे तो इंडिया इज अ रिच हिस्ट्री, कल्चर हेरिटेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटजिकल जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। जो भारत है, भारत का अपना एक स्ट्रेटजिकल जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, और दूसरा क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्थ सीजन हम यहाँ पे देख पाते हैं, जिसमें कि विंटर भी है, समर भी है, मानसून भी है, पोस्ट मानसून वाला भी हम यहाँ पे सीजन देखते हैं। तो चार तरह के सीजन हम यहाँ पे एक साल के अंदर देखते हैं, तो ये बिग डाइवर्सिटी है। ठीक है, और इसके बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज विद नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इकोनॉमी की बात करें तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है नॉमिनल GDP के बेसिस पे, एंड प्राइमरली ड्रिवन बाय द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। ठीक है, देन आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वेल डेवलप्ड रेल, रोड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। डिफेंस की बात करें तो फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन दी वर्ल्ड है हमारे पास। ठीक है, और अगर इसके बाद हम टेक की बात करें, टेक एंड स्पेस, दैट इज लीडिंग इन IT, फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, जिसमें कि इसरो हमारा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हमने आज जो इंडियन ज्योग्राफी का